हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज हमारी इजी इकोनॉमिक सीरीज का लेक्चर नंबर 21 है, जहां पे आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हमारी इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बजट, बैंकिंग, मनी, ये सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स पे अक्सर बच्चों की कमांड यहाँ पर कम होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फिर भी बच्चे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, एकेडमिक्स में तो उनको थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज होती है। बट यहाँ पे जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेक्चर नंबर 21 से, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में पढ़ेंगे और आपको रैंक दिलाने में काफी हेल्प करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हो हमारे इंडिया का इकलौता सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बेसिकली कि क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या था स्टैब्लिश करते समय, क्या चीजें थी, क्या नहीं थी, क्या इक्विटी, कितने से इक्विटी से स्टार्ट हुआ था, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया गया था। तो वही सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। आज में इसके थोड़े से की पॉइंट और इसके फंक्शंस के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे के सारे स्टैटिक डेटा को रिकवर करेंगे कि फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन था, फर्स्ट फीमेल कौन था, फर्स्ट मेल कौन था, ये सब हम लोग वहां पर देखेंगे। बट वो कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इसके फंक्शंस और थोड़ा बहुत इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, इट इज इंडियाज सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन रूपी। जो बच्चा आरबीआई है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, सबको पता है। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे इंडिया का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली बात है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी, पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू मनी। नेक्स्ट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। जो आपका आरबीआई था वो 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया था। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, आपका जो एक्ट था वो 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आपका आरबीआई स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, it was started with the share capital of rupee 5 crore which divided into 5 lakh equity share of 100 each। यानी कि स्टार्ट किया गया तो कुछ ना कुछ कैपिटल लगा होगा तब तो बैंक भी स्टार्ट किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसके शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी थी, 5 करोड़ थी। आज तो पता नहीं कहां पहुंच गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 5 करोड़ थी, जो कि 5 लाख लोगों ने 100 मतलब 5 लाख के इक्विटी शेयर से 100 रुपए के हिसाब से, तो 5 लाख इंटू 100 5 करोड़ हो गया आपका। ठीक है, तो वही है आपका 5 करोड़ के हिसाब से स्टार्ट हुई थी। नेशनलाइजेशन कब हुआ था, आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1949 को इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहां है आरबीआई का, मुंबई में है 1937 से। 1937 के बाद से आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। उससे पहले जो हेडक्वार्टर था वो था आपका कलकत्ता में। कहां पे था, कलकत्ता में। तो बिफोर 1937 कहां पे था, कलकत्ता। ओके, नेक्स्ट, लोगो उसका पूछ लेते एग्जाम में। तो पाम ट्री एंड टाइगर, लोग बनियन ट्री बोल देते हैं कभी कभार, बट पाम ट्री है। पाम ट्री एंड टाइगर शेर बना हुआ है, इसके पीछे पाम ट्री दिखेगा आपको। तो वो क्या है, इसका आरबीआई का लोगो है। डिजिटल बोर्ड होता है तो मैं उसका लोगो आपको दिखा देता, बट अभी तो आपको ऐसे काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो उसका लोगो है आपका, आप लोग नेट पे देखेंगे तो आपको मिलेगा उसको। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा इसका फंक्शंस, कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे पहला है बच्चा इश्यू ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करना। ठीक है, तो इशू ऑफ करेंसी का मतलब है कि आरबीआई के पास ही सिर्फ क्या है, करेंसी को इशू करने का सोल राइट है, या सोल अथॉरिटी बोलते हैं कि एकमात्र आरबीआई के पास ही ऐसी अथॉरिटी है जो करेंसी को इशू कर सकता है। बाकी कोई इशू नहीं कर सकते। भैया हम भी घर में पैसे छापने की मशीन ले आते हैं, हम भी छापते नहीं, हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है। और हम पकड़े गए तो पुलिस हमें, गवर्नमेंट हमें अच्छा खासा पनिश यहाँ पर करेगी। तो ये राइट किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ आपके आरबीआई के पास है। और आपको पता है कि हमारी जो करेंसी है वो या तो नोट की फॉर्म में होती है या फिर कॉइन्स की फॉर्म में होती है। तो आरबीआई क्या करता है, कॉइन्स को छोड़ के, कॉइन्स और 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी जितने भी आपकी करेंसीज हैं, जितने भी आपके नोट बनते हैं 2 रुपए से लेकर 2000 तक के सारे नोट को छापने का जिम्मा किसका होता है, आरबीआई का होता है। बट जो कॉइन और जो 1 रुपए का नोट है वो किसकी जिम्मेदारी होती है, वो होती है आपके फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर। किसके अंडर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर। और रिसेंटली हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आप सब मुझे कमेंट करके आंसर देंगे इसका। ओके, चलिए,
तो यहाँ पे देखो सिग्नेचर, अगर 1 रुपए का नोट होगा तो उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होंगे, अगर कॉइन होंगे तो कॉइन पे कोई सिग्नेचर नहीं होते, आपको ऑलरेडी पता है इस चीज का। 2 रुपए और उसके ऊपर के नोट होंगे तो उस पर सिग्नेचर किसका होगा, आरबीआई गवर्नर के बारे में। आरबीआई गवर्नर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पहला कौन था, करंट में कौन है, कौन सा ऑर्डर चल रहा है, ये सब हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। जिस तरीके से कमर्शियल बैंक के रिलेशन हमारे साथ होते हैं, जैसे आपके जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट के सेविंग अकाउंट्स कहां पर होते हैं, गवर्नमेंट का अकाउंट कहां बनता है भैया, बैंक में बनता है, सेंट्रल बैंक में। जैसे हमें पैसा चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, तो गवर्नमेंट का पैसा चाहिए तो कहां जाएगा, वो जाएगा आपका आरबीआई के पास। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकों का बैंक होता है भाई, सारे बैंकों को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, मॉनिटरिंग करना कि भैया कोई इलीगल स्टेप्स तो नहीं उठा रहा है, कोई जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है क्या उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको क्या करता है, सुपरवाइज यहां पर करता है, कौन, आरबीआई। नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई वाया मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट को कंट्रोल करना कि भैया मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा नहीं होना चाहिए, मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए या फिर नहीं बढ़नी चाहिए। मनी सप्लाई को आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, टोटली किस पर डिपेंड करता है, ये टोटली आपके आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाओ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब एकमात्र आखिरी सहारा। जब गवर्नमेंट या फिर बैंक को पैसा कहीं से नहीं मिलता, वो पहले सोचते हैं पब्लिक से इशू कर लिया जाए, डेट इशू कर लिया जाए या फिर ओएमओ इशू कर लिया जाए, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, तो गवर्नमेंट कहां पे जाती है, आरबीआई के पास जाती है, भैया हमें पैसा दे दो, हमें कोई भी पैसे की मदद यहां पर नहीं कर रहा, तो आरबीआई इनकी मदद यहां पर करते हैं। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन, कस्टोडियन मींस होता है कस्टडी। फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी भी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। आरबीआई से आप फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी, फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास रखी होती है कि हमारे देश में अगर मान लो इतना पैसा है तो इस पैसे का फॉरेन एक्सचेंज कहां रखा जाएगा, आरबीआई के पास। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का भी कस्टोडियन किसके पास होता है, आरबीआई के पास, यानी सेंट्रल बैंक के पास होता है। कैश रिजर्व होता है कि टोटल डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट या मिनिमम रिजर्व ऑफ टोटल डिपॉजिट। मान लो टोटल डिपॉजिट, टोटल रिजर्व आपके बैंकों को कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो आरबीआई ने बोला कि भैया इसका 10% हमारे पास होना चाहिए, तो 1000 का 10% सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, यानी कि आरबीआई के पास जाएगा, तो उसकी कस्टडी भी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, इसको हम CRR भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको सारे के सारे फंक्शंस आरबीआई के क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।